एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया इंडियन एयरफोर्स के 26वें चीफ बने। साबिक एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने उन्हें चार्ज सौंपा। ओहदा संभालते ही भदौरिया ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जौहरी जंग की धमकी का करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान को इंतबाह देते हुए कहा कि हिंदुस्तान किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बालाकोट जैसी एक स्ट्राइक और करेंगे। जौहरी जंग को लेकर उनकी अपनी समझ है, लेकिन हिंदुस्तान का नजरिया पाकिस्तान से अलग है। भदौरिया ने राफेल की तारीफ करते हुए कहा कि राफेल बहुत ही शानदार तैयारा है, यह हिंदुस्तानी फौज की सलाहियत में गेम चेंजर साबित होगा। We were prepared then, and many of these acquisitions were part of our plan, but we were able to expedite it and add some more critical aspects to it wherever there were shortages, and we will be better prepared next time. So there's no doubt in that. Can we तो अभी आपने नए चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया को सुना। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों को लेकर उनकी पाकिस्तान की अपनी समझ है और हमारी अपनी समझ है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक और बालाकोट कर सकते हैं। जिस तरह की धमकियां लगातार पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हम भी परमाणु संपन्न देश हैं, अगर इस तरह से किया गया तो फिर क्या होगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आसपास के और मुल्कों पर भी पड़ेगा। लगातार इमरान खान इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से आर्टिकल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा है, तब से पाकिस्तान की ये बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। और एक बार फिर से आज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने चार्ज संभालते ही पाकिस्तान को यह बता दिया कि उसकी किसी भी तरह की धमकियों का हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं होगा। इसको किस तरह से समझा जाए, इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ ऋषि मिश्रा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ ही एजाज कमर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत ऋषि मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। चार्ज संभालते ही एक तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है राकेश कुमार ने, और ये सीधे तौर पर कह दिया कि भाई हमें कहीं से भी कम आंकने की आप कोशिश ना करें, बल्कि आपको पता है कि 1971 से लेकर अब तक जब जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सामना हुआ है, हमेशा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया है और आगे भी मौका आया तो भी ऐसा ही जवाब मिलेगा। उषा जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखिए भारत एक शांति का दूत माना जाता है वर्ल्ड में। यदि वर्ल्ड राजनीति में देखें तो भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष रहा है और शांति का दूत माना गया है। और यूएन के धरती से माननीय प्रधानमंत्री भी ने कहा कि ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है। पाकिस्तान युद्ध में विश्वास करता है तो हम बुद्ध के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, और ये धरती महात्मा गांधी की धरती है। तो ये बात पाकिस्तान को समझना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा स्वरूप ये भी है उषा जी, यदि कोई भी देश, कोई भी पड़ोसी यदि भारत की तरफ गलत नजर से देखा है तो उसके फन को कुचलने का काम भी भारत ने किया है। और उसका एग्जाम्पल आपके पास है कि पाकिस्तान को 3 से ज्यादा बार हमने धूल चटाया है। चाहे बांग्लादेश वाली युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, उससे पहले जो युद्ध हुई थी उसका यदि आप वर्णन करें तो पाकिस्तान की तो आर्थिक हालात बिल्कुल कमजोर है कि मैं तो कई चैनलों से ये कह चुका हूँ, इमरान खान जी से अपील कर चुका हूँ, पहले युद्ध तो छोड़ दीजिए, पहले रोटी का व्यवस्था कर लीजिए। जो पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं उन लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था कर लीजिए, भारत से युद्ध बाद में लड़िएगा। आप देखिए कि भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था उषा जी, तो दवा के लिए पाकिस्तान जो है एक परेशान हो गया था कि उनके पास दवा नहीं था। तो भारत से लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। और हमारे जो वायुसेना के जो अध्यक्ष ने आज कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि यदि पाकिस्तान यदि फन उठाएगा तो फन कुचलने का माता भारत रखती है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेटफॉर्म पे उषा जी पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। चाहे आईसीजी में देख लीजिए, यूएन के सुरक्षा काउंसिल में देख लीजिए, चाहे आप यूएनएचआरसी में देख लीजिए, चाहे आप 18 अक्टूबर को एफएटीएफ का जो फैसला आ रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर जगह से आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान को जहां से मदद मिलती थी खासकर मुस्लिम कंट्री से, उसने भी पाकिस्तान को
को एक अलग थलग कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये जो एक जो मतलब फ्रस्ट्रेशन मुझे लग रहा है कि इमरान खान में झलकती है। इसी का कारण है कि यूएन में वो शांति की बात ना करके, पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात ना करके युद्ध की बात करते हैं। बिल्कुल। एजाज साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर हम ये देखें यूएनजे की जिस तरह की समिट में वहां पर गए थे, जो उन्होंने तमाम बातें कही, एक तरह से हम ये देखें तो हिंदुस्तान के साथ जितने मुल्क खड़े नजर आए, वहीं अगर हम बात करें अर्दगान का उन्हें थोड़ा बहुत सहारा मिला है, या मलेशिया की हम बात करें उन्हें थोड़ा बहुत सहारा मिला है इस्लामिक मुल्कों के नाम पर, अदरवाइज तो हम ये देखें कहीं से उन्हें किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर कुछ आगे होता है तो क्या ये चंद मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ सकते हैं? देखिए, आज जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके अपने मसाइल हैं, और सबसे बड़ी बात है कारोबार है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। सऊदी अरब, जिसको पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपना अजीज समझता था, उसने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि उनको कारोबार जरूरी है। उन्हें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना, अपनी नस्लों के बारे में सोचना है। ये सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद का नारा सिर्फ पाकिस्तान लगाता रहा, अब ये नारा फेल हो चुका है। ना ईरानी उनके जाल में फंसते हैं, ना सऊदियन उनके जाल में फंसते हैं। रही बात तैयब की, तो वो थोड़ा उनकी हालत अपनी यहाँ मुल्क में बहुत खराब है। वो चुनाव हार चुके हैं जो इस्तांबुल का है, इसलिए वो एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार चुनाव होंगे तो वो भी चले जाएंगे। अब मेन चीज ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं भागते हैं, और हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। पाकिस्तान एक तरने वाला है जिसको हम दिल चाहे हजम कर सकते हैं। पाकिस्तान ये सब बातें करके असल में युद्ध करना नहीं चाहता, बल्कि युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है कि वो सिर्फ धमकियां देता रहे या युद्ध टलता रहे। और हमारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा दें, क्योंकि पाकिस्तान अब में एक असंतोष है, उनके सिंध में प्रॉब्लम है, उनके बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है। देखिए, जैसा हमें ये भी देखना चाहिए कि हम एक पीस लविंग कंट्री हैं। कभी भी हमने युद्ध की शुरुआत, लड़ाई की शुरुआत, जंग की शुरुआत कभी भी हिंदुस्तान की तरफ से नहीं की गई है। हमेशा हमने जवाब दिया है। अब बालाकोट से लेकर आप 1971 तक की अगर हम बात करेंगे, तब से लेकर अब तक की हम बात करेंगे, तो हमेशा आप ये देखें कि हमने सिर्फ जवाब दिया है और हमने बताया कि भाई हम कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करते हैं। वी आर अ पीस लविंग कंट्री। देखिए, बिच्छू का काम डंक मारना होता है, और इसने हमेशा हमारे डंक मारा है। हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हम ये रास्ता देखेंगे कि हमारे थप्पड़ मारे तो फिर हम जवाब देंगे। इस बार हमें आगे बढ़कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। और बहुत बुरी पाकिस्तान की ना सिर्फ आर्थिक स्थिति है, वहां पे राजनीतिक हालत बहुत खराब है। हमें सबसे पहले तो अफगानिस्तान में सेना भेजना चाहिए थी, वो नहीं भेजी गई। हम दोनों तरफ से पाकिस्तान को खेल लेते, सैंडविच बना देते। इधर राजस्थान से हम सिंध में घुसते थे, नेवी की सहायता से हम बलूचिस्तान में जाते थे। पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पाएगा। पाकिस्तान तो जानबूझकर टाइम खींच रहा है। देखिए, हम आज राफेल तैयारों की बात कर रहे हैं। राफेल तैयारा चौथी पीढ़ी का है। जो चीज हम खरीद रहे हैं पाकिस्तान वो अपनी बना रहा है। F-17 भी चौथी पीढ़ी का, फिर पांचवी पीढ़ी का तैयारा भी बहुत जल्दी वो लाने वाले हैं, क्योंकि चीन ने J-31 और जो दूसरा तैयारा J-20 बनाया उसमें पाकिस्तान इंजीनियर हैं। इसी तरीके से वो नेवी को भी अपग्रेड कर रहा है। चीन से वो अपना एक जलयान खरीदना चाहता है। कल भी आप देखें टर्की से उन्होंने एक जहाज लिया। तो वो अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सही करना चाह रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, इस नासूर को खत्म कर देना चाहिए। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हमें नहीं घबराना चाहिए। क्या आप ये एग्री करते हैं कि किसी एक मुल्क को खत्म कर देना? क्योंकि हम ये देखें लगातार, चाहे वजीर आजम की बात करें और तमाम हम अपने कंट्री के हेड्स की बात करें, लगातार उनका ये कहना है कि भाई हम उसके जो अस्तित्व है उसको कबूल करते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर मौजूद है और वो हमसे ही निकला हुआ एक मुल्क है। और इस तरह से उसके बारे में बात करना, भाई आप अपनी तरफ से टेररिज्म को खत्म करिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लगातार हमने ये कहा है। बिल्कुल बुशरा जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद यूएन से कहा है कि ये बुद्ध की धरती है, युद्ध में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री की बात को हमें इंडोर्स करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ये है कि भारत का इतिहास देखेंगे बुशरा जी, भारत कभी भी युद्ध पहले थोपा नहीं है किसी को। यदि भारत का एक नारा है, हम किसी को छेड़ते नहीं। जब हम छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। तो हम किसी को छेड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई छेड़ने का प्रयास करता है तो छोड़ते भी नहीं है। और इसका इतिहास रहा है भारत के पास, चाहे वो बांग्लादेश वाली लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे अभी हाल में पुलवामा आपको देखने को मिला होगा। तो ये प्रधानमंत्री और भारत का ये हमेशा से एक आइडियोलॉजी रहा है कि हम किसी से युद्ध लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। और इसका आप देख लीजिए, चाहे वाजपेयी काल में देख लीजिए, चाहे मोदी जी के काल में देख लीजिए, चाहे आप मनमोहन सिंह के काल में देख लीजिए, कितने शांति के प्रयास किए गए हैं। वाजपेयी जी का आप एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो लाहौर बस लेके गए थे,
माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी शांति के दूत बन के लाहौर गए थे, बातचीत की रास्ता उन्होंने अपनाया, लेकिन पाकिस्तान छुरा घोंपने की, उनका कैरेक्टर है छुरा, पीठ में छुरा घोंपने का, तो उन्होंने कारगिल दिया, तो उसका जब माकूल जवाब दिया गया भारत की तरफ से। तो भारत हमेशा कभी भी युद्ध में विश्वास नहीं करता है, भारत अपने डेवलपमेंट में विश्वास करता है। पाकिस्तान को मैं बताऊं कि जितने भी विदेश में बड़े कंपनी है, मैं आपके चैनल में कई बार बात कर चुका हूं, चाहे IBM हो या पेप्सी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उसमें मोर देन 20 से 30% जो बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो भारतीय हैं। पाकिस्तान बताए कोई एक ऐसा कंपनी जहां पाकिस्तान के नागरिक या पाकिस्तान मुल्क के कोई नागरिक जो है इतने बड़े ओहदे पर, तो भारत हमेशा डेवलपमेंट में विश्वास किया, भारत हमेशा शांति में विश्वास किया। ये गांधी का देश है, तो हम युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। यदि पाकिस्तान इस प्रकार का हिमाकत करता है तो भारत के जो हमारे जो सेना है इतने काबिल हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। एजाज साहब, और लगातार हम ये देखते हैं कि जो एक कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो कंपैरिजन तो किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता, ये कंपैरिजन ही बेमाने है। और शायद हमें जो एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हम शायद पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड नजर आते हैं, लगातार पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी लगता है कि अभी पाकिस्तान की बात करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा, हमारे पास इतनी सलाहियतें, वो तमाम चीजें, वो तमाम टेक्नोलॉजी, हमारे पास ताकतवर फौज, वो सब चीज मौजूद है कि उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हमेशा से कभी दूसरों के मामले में मुदाखलत नहीं करी, ये भारत का इतिहास रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी सुधरने वाला नहीं। कितनी बार मौका दिया गया, अटल जी बस लेकर गए, इससे पहले भी बहुत प्रयास किए गए, खुद मोदी जी भी गए, लेकिन जब वो सुधरने के नाम ही नहीं ले रहे हैं तो सवाल ये होता है कि हम उसको नासूर को कब तक पालते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर जब हमें लगता है कि साहब हमें इसके साथ दया करनी चाहिए और हमें इसको छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी हालत में वो हमारे आर्थिक विकास में रोड़े अटकाता है, वो आतंकवादी भेजता है, हमारे लिए समस्या पैदा करता है, देश में असंतोष पैदा करता है। रोज नहीं, अब आपने देखा पंजाब में ड्रोन से हथियार भेजे गए, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप कब तक उसको मौका देंगे कि वो हमें पहले नुकसान पहुंचाए, उसके बाद हम जवाब देंगे? ठीक है, आप शांति के दूत हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि चाणक्य भी इस देश के भारत के ही थे, और चाणक्य ने हमें ये समझाया है कि हमें ज्यादा किसी को मौका नहीं देना चाहिए। और बार बार मेरा कहना यह है कि अब समय आ गया है, हमें 2 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन एजाज साहब, आप ये देखें कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है। जंग तो किसी भी मसले का हल निकाल ही नहीं सकती है, और जंग में ये तो होता नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ही कोई नुकसान हो। जब जंग होती है तो नुकसान तो 2 तरफा होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है उस मासूम अवाम का जिसका कोई कसूर ही नहीं है, चाहे वो इस तरफ की हो या उस तरफ की हो। देखिए, जंग को कोई भी पसंद आजकल नहीं करता। हर देश अपने आर्थिक विकास की बात कर रहा है, आप अरबों की बात कर रहे हैं, आप ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो शांति से बैठने वाला नहीं है। वो एक नेगेटिविटी है, उनको एक बीमारी है, उनको एक मतलब जो एक उनका जो एक भारत के खिलाफ जो एक उनके मन में जो जहर पल रहा है, वो उनको निजात नहीं पाती। उनको 71 का जो जख्म है वो भूल नहीं पाए। उनके जो सैनिक शासन है वो आज भी वो कसम खाए बैठे हैं कि हमें बदला लेना है। तो हम अगर उसको नजरअंदाज करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हमें ये छोटी मोटी बात नहीं कि भदौरिया साहब कह रहे हैं कि साहब वो एक पत्थर मारेगा तो हम मारेंगे। हमें 2 कदम आगे बढ़ के अंदर जाना चाहिए। हमें एक आजाद कश्मीर को सबसे पहले जो अधिकृत कश्मीर है उसको आजाद कश्मीर की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लगातार, चाहे हम बात करें राजनाथ सिंह की, वजीर आजम की, वजीर दाखिला की, सबकी तरफ से ये कहा गया है कि अब बात कश्मीर पे नहीं बल्कि POK पे होगी। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई बात कश्मीर पे होगी, UNGA में, UNHRC में, UN में जाकर वो अगर इन तमाम मसलों को उठाएंगे तो कोई बात की जाएगी, तो वो तो होने वाली नहीं है। तो ये बात तो एजाज साहब बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। और जिस तरह से एक सरप्राइज दिया गया 370 और 35 से हटाकर, वैसा ही एक सरप्राइज जो है पाकिस्तान को POK में घुसकर दिया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप इसको टाले नहीं। पाकिस्तान चाहता है कि अभी युद्ध ना हो। अगर पाकिस्तान को जब युद्ध करना होगा तो वो कभी भी पीठ में छुरा भोंक देगा। जब वो अपनी तैयारी कर लेंगे तो सीधे उतर आएंगे। उनकी अपनी तैयारी नहीं है, वो इसलिए टालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ नए षड्यंत्र कर रहे होंगे किसी ना किसी बहाने से, कहीं करतारपुर के बहाने से, किसी और बहाने से। तो हम उनको मौका क्यों दें? इस बार क्यों ना हम आगे बढ़े और पाकिस्तान में घुस जाएं सीधे।
सीधे, और उसके बाद जब युद्ध होगा तो युद्ध के बाद इस बार शांति हो जाएगी। देखिए बांग्लादेश की तरफ से हमें सुकून मिल गया, पहले दो तरफ से हम घिरे रहते थे, अब समय आ गया है कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान में सीधे सेना भेजें बल्कि अफगानिस्तान में सेना भेज के जो पाकिस्तान के समर्थन करने वाले आतंकवादी हैं उनको भी मौत के घाट उतारें। अब हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अब इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी, अगर ये कहा जाता है कि अब जो भी जंग होगी वो दरअसल हथियारों की जंग नहीं बल्कि इकोनॉमिक वॉर होगी, चाहे वो किसी भी मुल्क के बीच में हो, क्योंकि अभी जिस तरह से हर जो नेचुरल जराए मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये अब उनकी जंग है। हमने देखा लगातार अपने अब तक जितनी भी जंग हुई है वो इन्हीं वसाइल को लेकर ही हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि अभी कोई भी मुल्क इस तरह से तैयार है, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें या किन्हीं और मुल्कों की बात करें, कि वाकई में जंग हो? क्योंकि हमारा टारगेट है, जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा था, वजीर आजम ने कहा था, 5 ट्रिलियन लेकिन उनके बात सहमत नहीं हूं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, आप अपने पड़ोस में देखिए, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, आपको काउंटर करना चाइना से भी है। और चाइना का इकोनॉमी मैं समझता हूँ 10 ट्रिलियन से ऊपर का है, तो हम अभी सिर्फ 5 ट्रिलियन पे विचार कर रहे हैं, अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा काम क्यों नहीं करें कि हम 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी हमारा जो है चाइना के आसपास हो जाए। तो एक मेरे जो दोनों पड़ोसी हैं, एक पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, हम लोगों का दुश्मन है, लेकिन चाइना भी उससे बड़ा दुश्मन है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू करके हमें अर्थव्यवस्था हर चीज को इस प्रकार से बनाना होगा ताकि जो दोनों जो पड़ोसी देश हैं, जो एक तरह से दुश्मन है भारत के, उसको काउंटर कर सके। सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रख के ये नहीं करना होगा। दूसरा बात, आप कंपेरिजन यदि पाकिस्तान से भारत कीजिएगा, अभी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ स्लो है, उसके बावजूद ही हमारी जो जीडीपी 5% है और पाकिस्तान के 3% के आसपास है। कृषि विकास दर देखिए, चाहे हर चीज में आप कंपेयर कीजिएगा तो पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। यदि डिफेंस में ही देखिएगा तो भारत के आधे से भी कम मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के डिफेंस जो स्ट्रेंथ है वो है। ऋषि मिश्रा साहब, ये भी देख लीजिए, एरिया वाइज देख लीजिए, पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, IIT, IIMs, आप सब तरह से आप मुकाबला कर लीजिए। उसी चीज में कंटिन्यू करूंगा कि मैं युद्ध में विश्वास नहीं करता हूं, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि हमारा जो हेल्थ बजट है उसको कम से कम जीडीपी का 10 से 12% खर्च हो, जो हमारा एजुकेशनल बजट है वो कम से कम 7 से 8% खर्च हो। तो हम इन चीजों पर फोकस करेंगे, युद्ध में फोकस नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि भारत जो है विश्व वर्ल्ड पावर बने। एक समय जो हम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश हुआ करते थे, वो हम चाहते हैं, हम अमेरिका के लेवल में आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो पीती है, जब चाहेंगे उसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप को स्ट्रेंथ करना है, ताकि हमारे जो पड़ोसी एक चाइना है, पाकिस्तान की औकात क्या है, लेकिन हमें चाइना को भी टक्कर देना है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें काम करना होगा। और एजाज साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के इंटरेस्ट किस तरह से पाकिस्तान के साथ हैं। वो हर फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम से लेकर हर जगह, वो सिर्फ पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी कोई चीज होती है तो चाइना फिर किसके साथ खड़ा नजर आएगा। हालांकि उसके बिजनेस इंटरेस्ट तो हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन आप दूसरे तरह के तमाम इंटरेस्ट आप देखें तो उसके पाकिस्तान के साथ हैं। जी, आपकी बात वाजिब है, लेकिन आप ये देखें कि अगर चाइना हमारे लिए खतरा है तो चाइना के कितने ज्यादा दुश्मन है। अमेरिका आज हमें क्यों मदद करना चाहता है, इजराइल हमें क्यों सपोर्ट करना चाहता है, इसलिए वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं कि हम चाइना को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा चीन से जापान भी परेशान है, चीन से ऑस्ट्रेलिया भी डरता है। तो चीन के सारे दुश्मन आज हमें आगे बढ़ा रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं। तो हमें बलि का बकरा नहीं बनना है, लेकिन हमें उनकी इस समस्या को समझना है और हमें उनसे सहायता लेना है। हम क्यों नहीं अमेरिका से सहायता लेते कि साहब अमेरिका हमें चीन से लड़ने में सहायता दे, हमें प्रेफरेंस दे। तो ये लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं जब हमारी आतंकवाद की समस्या आती है। इन लोगों की अपनी अलग राजनीति है, जब इनको पाकिस्तान की जरूरत होती है पाकिस्तान को बुला लेते हैं। अब आगे भी यही बात है कि रशिया है, रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, कल को वहां पे एक ब्लॉक बनने जा रहा है, ईरान है, टर्की है, तो रशिया उनके साथ चला जाएगा, तो नेचुरली उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की चिंता नहीं करना चाहिए। चीन बेवकूफ नहीं है, चीन भारत से लड़ने नहीं आएगा। चीन को पता है कि अब वो भारत से लड़ने के लिए आएगा तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे देश उसके पीछे पड़ जाएंगे। चीन एक ऐसा देश है जिसको हम कहते हैं व्यापारी।
चीन कभी किसी देश में अपनी सेना भेजता है? आपने देखा कि किसी देश के में सेना भेज के उसने अपने आप को नुकसान किया? चीन अपने पेट पे कभी लात नहीं मारेगा। हमें चीन से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और बल्कि चीन के जो चिंताएं हैं चीन को लेकर, उसका हमें सॉल्यूशन खोजना चाहिए। हमें अमेरिका की मदद लेना चाहिए, हमें दूसरे उसके शत्रुओं की मदद लेना चाहिए। लेकिन अभी हम अपनी समस्या, अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कर ले सर, इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर ले। 10 ट्रिलियन जो मैंने जो बात की है, हम लोग 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, 10 ट्रिलियन की बात कर ले। हम अपने बेरोजगारी हमारे यहाँ इंडिया में इतनी, उसको खत्म कर दें, हेल्थ सिस्टम पे काम करें, एजुकेशन सिस्टम पे काम करें। आज देखिए हम लोग इतने डेवलप हैं, लेकिन फिर भी आज पटना का हालत देखिए, विधानसभा में पानी घुस चुका है। तो ड्रेन सिस्टम ठीक करें। आज पूरे पटना जो है एक तरह से डेडलॉक हो चुकी है। तो हमें अपने ही समस्या इतने हैं कि उसको सॉल्व करें। यदि पाकिस्तान कोई फन उठाता है तो उसे कुचलने का मादा है, लेकिन हम अभी युद्ध में न जाके अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दें। हम चाइना के आसपास देश में शांति नहीं होती है जब तक विकास नहीं होगा। अगर शांति नहीं होगी, सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तो विकास कभी नहीं हो सकता। सीमाएं कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। भारत ने दिया है। तो हम कब तक रास्ता देखेंगे? हम अपनी सेनाओं को, देखिए सीमा पर सेना को भेजना आसान नहीं होता, उसका काफी बजट बढ़ जाता है, और हमें अब उसको क्यों मौका देना चाहिए? हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारी क्या कहा, भारत का इतिहास रहा है, हम किसी को छेड़ते नहीं, जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। तो ये आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। तो अब समय आ गया है, हम 72 साल से इस साहब आप ये भी देखें कि अभी यूएनजीए में आप देखिए वजीर आजम ने क्या कहा, युद्ध की नहीं, ये बुद्ध की धरती है। यानी कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करते हैं। तो साफ एक मैसेज दे दिया, और उस वक्त दिया तब तमाम मुल्क वहां पर मौजूद थे। तो एक तरह से ये साफ कर दिया गया कि भाई देखिए, हमारी तरफ से कभी भी किसी भी तरह की जंग की शुरुआत नहीं की जाएगी। ये साफ तौर पे मैसेज दे दिया गया है। दूसरा जी, मैं एक लाइन करना चाहूंगा। वो लगातार समुद्र शांत है, शिक्षण देकर भेज रहा है, इसका मतलब है कि समुद्र में रवानी नहीं है। हम तो आतंकवादी नहीं भेज रहे हैं, वही तो आतंकवादी भेज रहा है। वो हमें सुकून से नहीं रहने देता। रोज हमारे आतंकवादी बनते नहीं है जो हम भेजेंगे, जिनके यहाँ बनते हैं वही तो भेजेगा। दूसरा जी, समुद्र शांत है, तूफान बन के उठेंगे। बिल्कुल, और ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें दिखाने की जरूरत ये है कि हम इकोनॉमिक तौर पर, एक मुल्क के तौर पर कितने मजबूत हैं। आजकल दौर ये है, आजकल दौर ये नहीं है कि किस मुल्क पर जाकर आप हमला कर देते हैं अपने छोटे मुल्क पर, और आप अपने आप को ताकतवर शो करते हैं। ये आज का दौर नहीं है फिलहाल।